एनडीए ने जो इनका रामनाथ कोविंद जी का नाम उछाल करके नाम प्रस्तावित करके उसके बाद से ही जिस तरह की जो राजनीतिक स्थितियां सामने आई है। देखिए, साउथ के अंदर अधिकांश दलों ने इनका रामनाथ कोविंद जी को समर्थन देने वाली बात कर दी और हो सकता है कल तक ये भी स्थिति आ जाए कि द्रमुक भी शायद समर्थन वाली स्थिति के अंदर आ जाए। द्रमुक के अंदर भी उहापोह वाली स्थिति चल रही है। बीजू पटनायक समर्थन दे चुके हैं। बाकी अच्छा, मुलायम यादव समर्थन अपनी तरफ से कह चुके हैं। अब अखिलेश जी अलग चल रहे हैं। पर देखिए, कल स्थितियां काफी कुछ साफ हो जाएगी। मैं जो मेरा अनुमान था, जिसको मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, वो ये कि शायद विपक्ष इन सारी स्थितियों को देख करके या तो केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए किसी का नाम उछालेंगे, क्योंकि आज राजनीतिक गलियारे में 2 नाम चल रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे जी का नाम चल रहा है, मीरा कुमार जी का नाम परसों से ही चल रहा है, 3 दिन से चल रहा है लगातार। पर मेरे को नहीं लगता है कि या तो औपचारिकता पूरी करने के लिए किसी को खड़ा करेंगे, अदरवाइज शायद हो सकता है कि सर्वसम्मति वाली स्थिति आ जाए और रामनाथ कोविंद जी सर्वसम्मति से देश के राष्ट्रपति बन जाए। पर यह बहुत आदर्श और बहुत अच्छी स्थिति होगी। इसके प्रयास किए भी जाने चाहिए। एनडीए को भी आगे बढ़ करके इसके प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल। विजय, क्या लगता है कि बिहार में अब वो एक स्थितियां बन गई हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उस वक्त की बात करें, प्रतिभा पाटिल जब प्रत्याशी डिक्लेयर की गई थी, एनडीए के मजबूत घटक दल के रूप में शिवसेना थी, लेकिन मराठी मानुस वाली जब बात आई थी तो उस वक्त साथ दिया उन्होंने प्रतिभा पाटिल, जबकि बाल ठाकरे भैरव सिंह शेखावत के बड़े ही घनिष्ठ मित्रों में से एक रहे हैं, लेकिन सहयोग नहीं दे पाई और क्षेत्रवाद का नारा चला। तो अभी भी ऐसा लगता है कि एक अलग बात हो सकती है कि बिहार के राज्यपाल को राष्ट्रपति का प्रत्याशी एनडीए ने बनाया है, तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड ने उनका सहयोग किया, लेकिन सरकार पे कहीं किसी तरह का कोई खतरा नहीं रहेगा। लालू, नीतीश और कांग्रेस के बीच दूरियां नहीं बनेंगी। ऐसा कोई संकेत लगता है कि उस वक्त की घटना को कहीं उसके आसपास देख सकते हैं कि दूरियां बन सकती हैं इस डिसीजन के बाद? देखिए, दूरियां बनती नजर आ रही हैं और ये बात इस बात से स्पष्ट होती है कि जिस तरह नीतीश कुमार का लगातार जिस तरह पीएम मोदी से मिलना है, हालांकि जो सरकार बनी थी जिस समय बिहार की सरकार बनी थी उस दौरान जरूर उससे पहले वे पीएम मोदी का नेतृत्व नहीं स्वीकार रहे थे देश पर, और उसी के चलते कई मन में कुछ खटास थी। लेकिन आज कई काम हैं, कई योजनाएं हैं जिनमें उन्होंने नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तारीफ की है। स्वच्छता अभियान है, उसमें वे भी झाड़ू लेकर निकले थे और उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत भी किया था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने नेतृत्व को मान लिया है और मोदी के कार्यों की सराहना की है। जहां तक जैसी स्थिति अभी वर्तमान में देखी जा रही है, लालू यादव है, उनके परिवार पर सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, उनको जो आईटीआर में जानकारी देनी पड़ रही है, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जिस तरह फिगर की बात कर रहे थे अभी आप, फिगर पूरी तरह से नीतीश कुमार के पक्ष में है। अगर बीजेपी जुड़ती है नीतीश कुमार के साथ और लगातार मुख्यमंत्री रहेंगे और बीजेपी की तरफ नीतीश कुमार का विश्वास भी ज्यादा है। समीकरण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये तय माना जाना चाहिए कि नीतीश की सरकार को कोई संकट नहीं है। नीतीश बीजेपी के साथ मिलकर के भी सरकार बना सकते हैं और गठबंधन जो चला आ रहा है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। तो नीतीश का तो मुख्यमंत्री बने रहना तय है, क्योंकि एनडीए के साथ में भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं को सॉफ्ट कॉर्नर है। और हम आपको बताते हैं कि जब वहां पे समागम हो रहा था हाल ही में जब पटना साहिब में, तो उस वक्त नीतीश कुमार की लगातार मोदी के मुंह से तारीफें सुनी जा रही थी और एक सौहार्दपूर्ण माहौल वहीं से बनना शुरू हो गया था। और साथ ही शहाबुद्दीन का जब मामला सामने आया था, जब जेल से रिहा हो रहे थे, तो और कॉन्फिडेंस में शहाबुद्दीन जिस तरह का बयान दे चुके थे और लालू का उस पर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आया था, तब से लग रहा था कि ये अब ऐसा बयान शहाबुद्दीन का आ गया, क्योंकि उसका जो स्वागत सत्कार और जिस तरह से नियम कायदों को साइडलाइन कर दिया गया था और उसके बाद केंद्र सरकार के माध्यम से जो दखल और जब शिकंजा कसा गया शहाबुद्दीन पे, तब लग रहा था कि शायद हो सकता है कि नीतीश को ये सब नजरिया और ये अंदाज पसंद नहीं है और जिस तरह की छवि उनकी रही है वो अलग छवि के हैं। वो किसी भी तरह के विवाद में फंसना नहीं चाहते हैं, ना किसी तरह के विवाद को पसंद करते हैं, ना किसी विवाद में नजदीकियां रखते हैं। तो नीतीश की जो छवि है उस छवि को मेंटेन कर रहे हैं और ये बड़ी वजह हो सकती है कि अभी जैसे विजय बता रहे हैं कि लालू के परिवार पर जिस तरह का आईटीआर और सीबीआई के संकट का सामना करना पड़ रहा है उनके परिवार को, तो ऐसे में एक
विवाद भी हो सकता है कि इतने करोड़ की संपत्तियां मिल रही हैं, ये एक फलाई स्कैम में ये चीजें सामने आ रही हैं। तो उस सब को देख करके लगता है कि अगर नीतीश को कहीं दूरियां भी रखनी पड़ती हैं या फिर अगर सरकार से दूरी बनानी भी पड़ती है, तो लगता है कि बीजेपी और नीतीश एक बार फिर मिल सकते हैं और लोक जनशक्ति पार्टी है या फिर कुशवाहा की उनकी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, वो सब मिलकर के नीतीश की सरकार, नीतीश के मुख्यमंत्री बने रहने में एक सहयोग भी कर सकती है। भविष्य की बातें हैं, हालांकि कि ना किसी तरफ से कोई संकेत सामने आ रहे हैं और ना ही अभी तक ये स्थिति बन पा रही है कि लालू का कोई रिएक्शन आए या कांग्रेस का कोई रिएक्शन आए तो हम कह सकते हैं। आज इसी स्टेप को लेकर के कांग्रेस ने भी अपनी सीट ब्लैंक रखी है। आज कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने दूरी रखी है कि इस मुद्दे पर पार्टी की तरफ से हमें यह संकेत दिए गए हैं कि इस मुद्दे पर किसी तरह की कोई रिएक्शन अभी नहीं देना है। तो साफ है कि अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन है और अब कांग्रेस इस पर खुल करके कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। 22 तारीख यानी कि गुरुवार को जब बैठक होगी और बैठक के बाद की रणनीति तय होगी, तभी कुछ कहा जा सकता है कि जेडीयू के इस कदम के बाद लालू और कांग्रेस क्या सोचते हैं। चलिए, अभी हमारे साथ में लक्ष्मीकांत जी। लक्ष्मीकांत जी, नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि सहयोग करेंगे रामनाथ कोविंद का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वापस से नजदीकियां बढ़ रही हों, क्योंकि आप लोगों के आपस में सहयोग करके और पहले भी सरकार चला चुके हैं नीतीश कुमार और केंद्र में भी अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी रहे हैं, मंत्री रहे हैं। देखिए, साधुवाद दूंगा नीतीश जी को, जिन्होंने आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया है। मैं तो अन्य राजनीतिक दलों से उनसे कहूंगा कि उनसे सीखे कि अन्य राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार से नीतीश जी मोदी जी घोर विरोधी होने के बाद भी, भाजपा से दूर रहने के बाद भी उन्होंने जिस पर रामनाथ जी कोविंद जी का समर्थन किया है, निश्चित आदर्श स्थिति में प्रस्तुत की है। इस देश की कांग्रेस की सरकार हो या अन्य राजनीतिक दल हो, उन सब लोगों को नीतीश जी को सीखना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि एक राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, यदि सर्वसम्मति से कोई चुनाव होता है तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान इससे अधिक बढ़ेगा। तो लेकिन प्रतिपक्ष भी ये कोशिश चाहता था कि आपके नेताओं ने पहल भी की कि सोनिया गांधी से मिलकर भी आए, गुलाम नबी आजाद से भी डायलॉग रखा, लेकिन जब प्रत्याशी तय होने के बाद में औपचारिक एक घोषणा जैसे आम देश की पब्लिक के सामने अमित शाह ने किया, वैसे सोनिया गांधी को इन्फॉर्म किया। ये एक पेच फंसने वाली बात है कि जब प्रत्याशी तय कर चुके हैं तो सहमति की क्या बात होती है इसमें? फिर प्रतिपक्ष को जो रुख अपनाना है वो रुख अपनाना होगा। अगर कैंडिडेट के नाम अगर घंटे पर पहले भी कोई लेकर के जाता है कि ये प्रत्याशी हैं और इनमें से हम आपकी सर्वसम्मति चाहते हैं, मुझे लगता है कि जब बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास में है या एनडीए के पास में है, तो प्रतिपक्ष ऐसे रस्म अदायगी में भी नहीं पड़ेगा कि जब हार का दृश्य सामने बन रहा है और हम उसमें जंप लगाने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष इससे बच सकता है। लेकिन बीजेपी ने भी थोड़ी हठधर्मिता दिखाई है प्रत्याशी चयन के बाद, जो जानकारी देने की एक कोशिश की या फिर कहें कि परंपरा का जो माफ करिएगा कोशिश ने एक परंपरा जो निभाई उसको। राजेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि बीजेपी को एक बड़प्पन दिखाना चाहिए था? जब एक दिन पहले वेंकैया नायडू मिलकर के आते हैं सोनिया गांधी से, उस वक्त उन्होंने आश्वासन भी दिया और पूछा कि भाई सहमति तो कैंडिडेट के नाम पे बनती है, प्रेसिडेंट के नाम पे नहीं। कैंडिडेट आप कौन लेकर के आ रहे हैं, उस पर कुछ चर्चा हो सकती है। जब कैंडिडेट नहीं था और फोन के जरिए मीडिया में खुलासा होने के बाद में कहा गया, अगर 1 घंटे 2 घंटे पहले इस नाम को लेकर चर्चा होती तो मुझे लगता है कि जीतना एनडीए का तय है। नरेंद्र मोदी जिसे चाहेंगे वो राष्ट्रपति बनेगा, ये पहले से भी चल रही थी, चर्चा भी थी। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि बीजेपी थोड़ा बड़प्पन दिखाना चाहिए था उस वक्त? देखिए, एक तो राजनीति में कब क्या घटित हो जाए इसके बारे में पूर्वानुमान नहीं हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर अपन पूरे आंकड़े को देखें जिस तरह का जो है सारे उस हिसाब से एनडीए के पास इतने पर्याप्त वोट नहीं थे जिनको लेकर के एनडीए अपने कैंडिडेट को अकेले जिता ले। क्योंकि देखिए, शिवसेना का अलग पक्ष आ रहा था, कुछ दूसरे अलग पक्ष आ रहे थे। उस स्थिति के अंदर केवल नाम की घोषणा करने से पहले बीजेपी ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने और जो वेंकैया नायडू जी ने, राजनाथ सिंह ने जो अलग अलग संपर्क किए, उन्होंने संपर्क करके टटोलने की कोशिश की कि हमको किस तरह का कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए। अगर नाम को लेकर के यदि इस तरह की चर्चाएं होती तो मेरे को लगता है कि इससे दुविधा वाली स्थिति हो जाती और शायद एक नाम पे कोई सहमति वाली स्थिति भी नहीं आती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं, केवल ये है कि अब चूंकि उन्होंने अब नाम तय कर लिया था, तो जो ही मीडिया के सामने जा रहे थे उससे यदि 5 मिनट पहले बता देते तो थोड़ा सा ठीक रहता है। बड़प्पन होता शायद कभी, अगर घंटे और पहले बताते तो विवाद वाली स्थिति हो सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रामनाथ कोविंद का जैसे ही दलित कार्ड खेला एनडीए ने, तभी स्पष्ट हो चुका था कि मायावती हो चाहे मुलायम सिंह यादव हो
या फिर दूसरे और लोग हो उनके नाम पर। दूसरी बात तो और है कि रामनाथ कोविंद विवादों में नहीं रहे कभी, और सबसे बड़ी चीज अलग बात रहा, तो ये कोई नहीं कह सकता कि अगर आरएसएस से ही जुड़े हैं तो वो कट्टर चेहरे नहीं है कि जिनके नाम पे कहा जा सके कि ये फिलहाल विवादों में रहे। कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बाबरी मस्जिद का जो विवाद चला उस वक्त भी उत्तर प्रदेश के होने के बावजूद उन्होंने अपने आप को कैसे मैनेज किया, या उससे दूरियां रखी आंदोलन से, या फिर उसके संपर्क में भी रहे, लेकिन कभी एक विवादों से कभी उनका कोई नाता नहीं रहा। तो प्रतिपक्ष की तरफ से ये बेशक एक बार कही जाए कि चलो आरएसएस की पृष्ठभूमि से, लेकिन एक दो तरह के लोग होते हैं, एक उदारवादी, एक थोड़े कट्टरपंथी जो होते हैं, वो उन सब चीजों से एक अलग हट करके अपन ये कह सकते हैं कि ये माना जा सकता था उसी वक्त जब पहले दिन हमने विश्लेषण किया तो तब भी था कि बीजेपी ने एक ऐसा पैसा फेंका है रामनाथ कोविंद के नाम पर जिसमें मुझे लगता है कि अब उन्हें रोका नहीं जा सकता। साउथ की कई पार्टियां हैं जो उनका सहयोग कर सकती हैं, यूपीए के साथ में जो मिलकर के जा रहे हैं वो सहयोग कर सकती हैं। मसलन नीतीश का भी जिसमें हम नाम को लेकर के चर्चा कर रहे थे, और वो एक दृश्य बनता जा रहा है। बस एक यहां पे ऐसा लगता है कि सहमति के नाम पर मीडिया में आने से पहले अगर खड़गे या फिर आजाद इनके साथ भी चर्चा होती और कहा जाता है कि सोनिया जी से एक बार हमें संपर्क करना है, तो मुझे लगता है कि ईगो सेटिस्फेक्शन जो होता है शायद वो वाली बात हो सकता था, और ये एक जो गैप था उसे पाटा जा सकता था। खैर चलिए, जो स्थितियां हैं, अब 12 तारीख को जब मीटिंग और उसके बाद में जब हालात बनेंगे, क्या तय करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पलड़ा कोविंद का भारी नजर आ रहा है, और जैसे कहा राजेंद्र जी ने, ये बात सत्य है कि क्योंकि ये मतदान है, मतदान आत्मा की आवाज के नाम पे है, और जब तय होगा कि कौन कैंडिडेट प्रतिपक्ष की तरफ से अगर आता है तो कौन होगा वो कैंडिडेट, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो दूसरे दलों को भी मान्य हो सकता है कि क्योंकि रामनाथ कोविंद का नाम कभी कहीं पे नहीं था। कभी थावरचंद गहलोत के नाम पे चर्चा थी, कभी सुषमा स्वराज के नाम पे चर्चा थी, कभी और दूसरे नामों पर चर्चा थी। ये जब नाम नहीं आया था तो हालात जैसे बदले वैसे ही हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि अब प्रतिपक्ष का क्या कदम होता है। चलिए विजय, आपके पास में आना चाहूंगा कि देखिए, कोविंद के नाम से ये बात तो सही है कि एक ऐसा पैसा फेंका है बीजेपी ने, एनडीए ने, कि प्रतिपक्ष से संभले नहीं संभल पा रहा है और विचार भी नहीं आ रहा कि क्या जाए। ऐसे में एक रास्ता तो यह हो सकता है कि कहीं सहमति के आसार बना सकते हैं कि वापस सहयोग मांगा जाए। जो कमेटी 3 लोगों की बनी है, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू, वापस जाके सोनिया गांधी से संपर्क करें कि आप हमारा सहयोग करिए। और एक ये बात आ सकती है कि जो जीत का आंकड़ा है वो एनडीए के पक्ष में है, तो चलिए हमारी एक संतुष्टि भी है। और ये एक परंपरा कई बार ऐसी रही है कि हमारे यहाँ पे चुनाव से अलग मेरे को लगता है कि निर्विरोधी ज्यादा रहे राष्ट्रपति, तो चुनाव कुछ एक जगह पे अगर हम छोड़ दें तो एक सहमति के आसार भी बन सकते हैं। तो कदम लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को आगे बढ़ाना चाहिए इसमें सहमति के नाम पे, नहीं तो हमेशा होगा कि राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ था, उसमें रामनाथ कोविंद जी ने उनको हरा करके और विजय हासिल की थी। बिल्कुल निश्चित तौर पर हो सकता है, और उस दिन भी हो सकता था जब संसदीय दल की, भाजपा संसदीय दल की बैठक में निर्णय लिया गया था। काफी गहन मंथन के बाद ये निर्णय लिया गया था, और उसके तुरंत बाद जो सोनिया गांधी से मिला जा सकता था, और निश्चित तौर पर पूरी संभावना जताई जा सकती है कि इस बात पर मोहर लग जाती जो राष्ट्रपति कैंडिडेट के रूप में जो एनडीए ने कोविंद को जो उतारने का जो निर्णय लिया है उस बात पर। लेकिन अब थोड़ा सा स्थिति अलग हो गई है, क्योंकि जिस तरह से खींचतान वाली स्थिति जिस तरह की देखी जा रही है, अब केंद्र में अलग से बैठक इसके लिए होगी, और नीतीश कुमार के जो राज्य बिहार में अलग से बैठक हो रही है जो गठबंधन को लेकर है, कल होनी है बैठक, और लालू यादव ये कह रहे हैं कि इस बैठक में ही निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि नीतीश कुमार के जो गठबंधन का निर्णय भी कल ही हो जाए, कल ही कोई बड़ा निर्णय हो जाए इस बात पर। लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित तौर पर मानी जा सकती है कि जो कैंडिडेट की जहां तक बात है, नीतीश कुमार दबे मन से पूरी तरह से समर्थन दे चुके हैं। चलिए, वो तो केसी त्यागी ने साफ भी कर दिया है कि नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार और उनका दल साथ में जा रहा है एनडीए के, और एनडीए के यानी कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए। बस संकेत यही है कि राष्ट्रपति कैंडिडेट जो रामनाथ कोविंद, बिहार के पूर्व राज्यपाल, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तो उन एक तरह से ये कहा जा सकता है कि पहले भी कह चुके हैं नीतीश कुमार के बिहार के लिए गौरव की बात है कि उनके राज्यपाल को प्रेसिडेंट का प्रत्याशी बनाया गया है। संकेत तभी से लग रहे थे, और
कभी इस तरह की स्थितियां नहीं बनी कि नीतीश और कोविंद के बीच कभी को दूरियां रही हों, क्योंकि कई राज्यपाल मुख्यमंत्रियों के संबंधों को लेकर के ही चर्चाओं में रहे हैं। कोविंद ऐसे नहीं रहे। चलिए, माफी चाहूंगा, मैं आप सभी लोगों को यहां रोकना चाहूंगा और खास खबर को यहां विराम भी देना चाहेंगे। तो फिलहाल 22 तारीख पे नजरें टिकी हुई हैं कि क्या कदम होता है, और कोशिश ये की जानी चाहिए बीजेपी को कि सर्वसम्मति से ही कोई फैसला लिया जा सके। और प्रतिपक्ष को मैनेज करने का फ्लोर मैनेजमेंट यही कहा जाता है कि चाहे हाउस के अंदर हो चाहे बाहर हो, अगर इसमें सफल होते हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए एक बड़ी बात होगी और सबको एक राय, एक रूप में अगर लेके चलेंगे तो प्रेसिडेंट के उस शीर्ष पद जो संविधान का सबसे सर्वोच्च पद है उसके भी एक अनुकूल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दीजिए इजाजत, नमस्कार।